गजवाए हिंद जैसा कर्नल साहब ने कहा कि गजवाए हिंद जब होगा तब मुझे लगेगा कि इस्लाम में कुछ काम हुआ, क्योंकि ठंडी हवाएं उधर से आती हैं। ये जो ठंडी हवाएं भारत से उस समय पर जाती थीं, इस पर विचार करना चाहिए कि ये ठंडी हवाएं आखिर मोहम्मद को लगी कैसे। जब हम 370 कर रहे थे तो अब विश्वास मानिए जितनी डेटा हमने उनको दिया था, हमारा खुद का कंप्यूटर हैंग कर गया था, इतना डेटा था। और उस समय कैसे डिबेटें हुई और हम यहाँ तक कैसे पहुंचे इसको, क्योंकि 370 जब हम कर रहे थे तो हम केवल एक धारा नहीं डील कर रहे थे, हम पाकिस्तान की नज़र में एक देश डील कर रहे थे। 370 का मतलब वो एक 420 शब्दों की धारा नहीं थी, उसमें 420 शब्द हैं, वो 420 शब्दों की धारा नहीं थी, उसका अपना एक इतिहास भूगोल था और भारत का इतिहास भूगोल था। जब 370 पर जजमेंट लिखा सुप्रीम कोर्ट ने, तो भारत जब दिखेगा, जब ठंडी हवाएं विश्व के सामने आएंगी, तब भारत का शक्तिबोध उनको होगा। अमेरिका को भारत को धमकी देने की जरूरत नहीं थी, पहले तो ऐसा नहीं होता था। अभी क्यों वो WTO में चले गए? वो लगातार हमारे ऊपर वॉच किए हुए हैं, वो लगातार चाहे सैंक्शन लगाकर कर रहे हो, चाहे टैरिफ बढ़ाकर कर रहे हो, चाहे उनके वो विदेश मंत्री यहां आकर कह जाते हैं कि हम ही तुमको बचाएंगे। आखिर आज ये क्या हो गया, इस समय क्या हो गया जो उनको हम पर ध्यान देना पड़ रहा है और कहना पड़ रहा है इंडिया इज ए कंट्री ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न। क्योंकि मुझे लगता है कि सरदार पटेल को यह आभास हो गया था कि पंडित नेहरू की अध्यक्षता में ये देश में जो अधिमिलन हो रहा है, जो देश हम यूनाइट कर रहे हैं, इस पर भविष्य में सवाल खड़े होंगे। तो हम जब 370 कर रहे थे तब उस समय ये व्हाइट पेपर ने बड़ा हमारा सहयोग किया, क्योंकि वो पटेल उसको पब्लिश कर गए थे कैसे कैसे क्या क्या हुआ। वो व्हाइट पेपर कहता है कि अंग्रेजी डेटा ये कह रहा है, ईसाई डेटा कह रहा है कि 49% लोग भारत में ईसाई हैं। भारत कैसा हो, ये एक शब्द मोहम्मद ने बताया था। और मोहम्मद ने जब ये कहा कि गजवाए हिंद जैसा कर्नल साहब ने कहा कि गजवाए हिंद जब होगा तब मुझे लगेगा कि इस्लाम में कुछ काम हुआ, क्योंकि ठंडी हवाएं उधर से आती हैं। ये जो ठंडी हवाएं भारत से उस समय पर जाती थीं, इस पर विचार करना चाहिए कि ये ठंडी हवाएं आखिर मोहम्मद को लगी कैसे या विश्व को लगी कैसे। ये ऐसे लगी क्योंकि उस समय जो गुप्त काल की चर्चा होती है, हम मेरे ख्याल से सबसे कम गुप्त काल पर काम हुआ हमारे देश में, जिस पर होना चाहिए था सबसे ज्यादा, और वो भारत का महान समय कहा जाता है, जिसमें कुछ राइटर्स लिखते हैं कि इकोनॉमी 30% से कभी कभी 70% तक भारत में थी। हम अगर 30 और 40% भी पकड़ के चले, विश्व की 30% इकोनॉमी भारत में थी और भारत का स्ट्रक्चर था। तो जैसे आज की तारीख में एक डायबिटीज को लेकर कुछ चल रहा है कि रिवर्स द डायबिटीज, लोग डायबिटीज रिवर्स की बात कर रहे हैं कि रिवर्स हो सकती है। सो वी हैव टू कम रिवर्स, लेकिन उसके साथ आज की तारीख में हवाएं आनी चाहिए और आज का जो माहौल है उसको पहले से समझना चाहिए। जो मुझे समझ में आया, बहुत सारे प्रकार के थिंकर्स होते हैं, और हम जब ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात करते हैं, शास्त्रों की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि हिस्टोरिकल थिंकर है, जो हिस्ट्री के हिसाब से सॉल्यूशन निकालते हैं और हिस्ट्री को फॉलो करते हुए सामने आते हैं। कुछ फिलोसॉफिकल थिंकर होते हैं, दे थिंक दैट व्हाट इट इज एंड व्हाट ought टू बी, क्या है और क्या होना चाहिए। ये वो सारा विचार मंथन उनका उसी पर चलता है कि आज ये है, इसमें अगर ये हो जाए तो अच्छा होगा, फिलोसॉफी के आधार पर, कुछ लोग हिस्ट्री के आधार पर। सोशल थिंकर होते हैं, सोसाइटी को कैसे समझा जाए और सोसाइटी को कैसे सही किया जाए तो सब ठीक हो जाएगा। और एक थिंकर जिनको कहा जाता है रियलिस्टिक थिंकर। रियलिस्टिक थिंकर हम उसको कहते हैं जो रियल टाइम में इन डेप्थ प्रॉब्लम आती है और उस प्रॉब्लम का उस समय सोल्यूशन निकाला जाता है विद द राइटिंग ऑफ, उसमें हिस्ट्री भी लिखी जाती है, उसमें फिलॉसफी भी लिखी जाती है और उसमें सोशियोलॉजी भी लिखी जाती है, जिसको हम कहते हैं कि बहुत सारे लोग उसको सवाल खड़े कर सकते हैं, बट रियलिस्टिक स्कूल का मतलब यह होता है कि जब कोई केस इन डेप्थ चर्चा के बाद, शस्त्रार्थ के बाद लिखा जाता है, तो हम ये कहते हैं कि ये रियलिस्टिक स्कूल के लोग हैं।
इसको आज की तारीख में हम सुप्रीम कोर्ट कह लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ डिसीजन पाक्षिक हमको अच्छे खराब लग सकते हैं, लेकिन मोस्टली जब वो लिखते हैं तो एक प्रॉब्लम को 1000 पेज में लिखते हैं। वो एक प्रॉब्लम सोल्यूशन तो हमें सुनने को मिलता है ये कह दिया, लेकिन 1000 पेज वो लिखते हैं कि किस सदी में क्या हुआ था, उससे चलते चलते कहां पहुंचे, पुराने जजमेंट कैसे थे, लेजिस्लेशन क्या कह रहा है, तमाम तरह के थिंकर क्या कह रहे हैं, तमाम तरह की बुक्स क्या कह रही हैं। जब हम 370 कर रहे थे तो आप विश्वास मानिए जितनी डेटा हमने उनको दिया था, हमारा खुद का कंप्यूटर हैंग कर गया था, इतना डेटा था। मतलब हजारों किताब उनको दे दी, वो सब डिजिटल कॉपी अपलोड हुई, पढ़ाई गई, बताई गई, उसके आधार पर तमाम कमेंट्रियां लिखी गई, वो पढ़ाई गई, तमाम लेजिस्लेशन बने वो पढ़ाए गए, संसार के लेजिस्लेशन पढ़ाए गए, विश्व में कैसे इस तरह के कन्फ्लिक्ट सॉल्व हुए उनको पढ़ाया गया। और उस समय शायद मतलब हम उनमें से 2-4 लोगों में से होंगे इस देश में जिन्होंने ट्रांसफर ऑफ पावर पूरा देखा, पूरा पढ़ा, और उस समय कैसे डिबेटें हुई और हम यहां तक कैसे पहुंचे इसको। क्योंकि 370 जब हम कर रहे थे तो हम केवल एक धारा नहीं डील कर रहे थे, हम पाकिस्तान की नजर में एक देश डील कर रहे थे। 370 का मतलब वो एक 420 शब्दों की धारा नहीं थी, उसमें 420 शब्द हैं, वो 420 शब्दों की धारा नहीं थी, उसका अपना एक इतिहास भूगोल था और भारत का इतिहास भूगोल था। जब 370 पर जजमेंट लिखा सुप्रीम कोर्ट ने, तो उन्होंने वो सारे एक्सट्रैक्ट निकालकर लिखे जो रेफरेंस थे कि किस राइटर ने किस काल में क्या कहा, राजतरंगिणी क्या कह रही है, उस समय के रूलर क्या कह रहे हैं, और करते करते यहां तक आए। जो हमने काम किया था वो सुप्रीम कोर्ट को दिया, उसका जो जजमेंट आया उसमें कुछ चीजें हमको अच्छी खराब लग सकती हैं कि भाई उसमें 5 ऑथर हैं, 5 ऑथर अपने अपने तरह से लिखते हैं और अलग अलग तरह से लिखकर वो अपनी बात को घुमाकर दूसरे तरह से लाते हैं। ऐसा भी है कि कल मैंने परसों एक स्टेटमेंट कोर्ट का वो कोट किया था और उसमें हमने कहा कि भाई प्रॉब्लम तो मुसलमान की थी, और लिख दिया पूरा हिंदू शास्त्र, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में लिख दिया कि भाई ये तो उन्होंने कहा कि ये कुरीति है, ये कुरीति मुसलमानों में कैसे आई दहेज की, वो तो मेहर लेने वाले लोग हैं, मेहर देते हैं, जहां महिला को उल्टा देते हैं वो ले कैसे रहे हैं, तो ये हिंदुओं की कुरीति है। और उस पर जज साहब ने अपना जो उनका उद्गार था वो सारा लिख डाला 40 पेज में, और कहां से लिखा, ये सवर्णों से शुरू हुआ था और इनमें आ गया और उनमें आ गया और उनमें आते आते फिर मुसलमानों में आ गया। उन्होंने मेहर पे नहीं लिखा दैट वाज द सेल प्राइस, लेकिन उन्होंने वो लिखा। तो ये जो थिंकिंग का तरीका है, जो सोचने का तरीका है, वो कोर्ट का अपना तरीका है, और उस स्कूल को हम रियलिस्टिक स्कूल करते हैं। तो हम जब सोल्यूशन निकालने बैठे तो मुझे लगता है कि रियलिस्टिक स्कूल मेरी नजर में ज्यादा परफेक्ट है, क्योंकि हम इन सबको समाहित करते हुए कोई जजमेंट लिखते हैं। और रियलिस्टिक थिंकिंग को अगर हम गहराई में जाते हैं आज की तारीख में कि भारत को कैसा होना चाहिए, तो भारत जब दिखेगा, जब ठंडी हवाएं विश्व के सामने आएंगी, तब भारत का शक्तिबोध उनको होगा। जो अभी, जैसा कर्नल साहब ने कहा, जो अभी होने लगा है, अमेरिका को भारत को धमकी देने की जरूरत नहीं थी, पहले तो ऐसा नहीं होता था। अभी क्यों वो WTO में चले गए? वो लगातार हमारे ऊपर वॉच किए हुए हैं, वो लगातार चाहे सैंक्शन लगाकर कर रहे हो, चाहे टैरिफ बढ़ाकर कर रहे हो, चाहे उनके वो विदेश मंत्री यहां आकर कह जाते हैं कि हम ही तुमको बचाएंगे। आखिर आज ये क्या हो गया, इस समय क्या हो गया जो उनको हम पर ध्यान देना पड़ रहा है और कहना पड़ रहा है इंडिया इज ए कंट्री ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न। हम जब उनके सामने कुछ थे नहीं तो हम पर वो ध्यान नहीं देते थे, उनको जरूरत भी नहीं थी। लेकिन आज भारत रिनाइसेंस में है। भारत पिछले 10-12 साल में जिस प्रकार से भारत ने अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू किया और फेस टू फेस बात करनी शुरू की, और हमने यह बताना शुरू किया कि हम हैं, आप हमको इग्नोर नहीं कर सकते। आप हमारा विरोध कर सकते हो, हमारे साथ चल सकते हो, हमको इग्नोर करके विश्व नहीं चल सकता। अब उन फील्डों पर जो फील्डें हमको आवश्यकता है कि किन किन फील्डों पर हमको काम करना चाहिए था, जो हमने नहीं किया। प्रोफेसर मक्खनलाल अभी मतलब मैं उनको बहुत दिनों से फॉलो करता हूं, और पीछे भरत साहब ने भी कहा कि हमारे यहां संप्रदाय परिवर्तन होता रहा है।
ये कंटिन्यूएशन प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार कुछ हो रहा हो। वो अलग बात है कि कुछ संप्रदाय अब ऐसे आ गए हैं जो कहते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं। जो कह रहे हैं हम हिंदू नहीं है, प्रॉब्लम उनसे, बाकी सी समस्या नहीं है भारत में। इसलिए हिंदू लॉ की परिभाषा में भी जब हमने हिंदू के 4 कानून बनाए, उनमें हिंदू की परिभाषा दी और उस परिभाषा को नेगेटिव परिभाषा के रूप में कहा जाता है। वो कहा जाता है जो कहता है कि मैं मुसलमान हूं, जो कहता है मैं ईसाई हूं, जो कहता है कि मैं यहूदी हूं, जो कहता है कि मैं पारसी हूं, उसको छोड़कर हिंदू है। यह भारत की परिभाषा है हिंदू की। मतलब यह कानून में बाकायदा 1956 में पास हुई और यही परिभाषा आज भी कोर्ट में चलती है कि जो ईसाई नहीं है, जो पारसी नहीं है, जो यहूदी नहीं है, जो मुसलमान नहीं है, वो हिंदू है। उसमें कहीं उसने नहीं कहा कि बौद्ध है कि जैन है कि वो है कि वो, ये सब हिंदू है। हिंदुओं के अंदर के संप्रदाय परिवर्तन होते रहे, कभी शैव, कभी वैष्णव, कभी बौद्ध, कभी जैन, ये होता रहा। शासक आया, शासक की एक थ्योरी थी, उस थ्योरी पर उसने काम करना शुरू किया, उसने गुरुकुलों पर काम करना शुरू किया, उसने देश के इंटेलेक्चुअल वर्ग पर काम करना शुरू किया। उसने एक एक व्यक्ति पर काम नहीं किया, उसने इंटेलेक्चुअल वर्ग पर जो पीढ़ियां आ रही हैं उन पीढ़ियों को पढ़ाना शुरू किया। जैसे उस सिस्टम को रिवर्स करने वाले, जब मैकाले पद्धति की हम बात करते हैं तो भारत में सहयोग के रूप में, हालांकि बड़े रेनेसेंस के जनक के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन मैं उनको जब अध्ययन करता हूं राजा राम मोहन राय को, तो मुझे लगता है कि ये रिवर्स करने वाले थे। वो हमारी पद्धतियों को रिवर्स करने के लिए सहयोगी केशव चंद्र सेन और ये वो पूरी एनजीओ गैंग हुआ करता था उस समय। तो जो विषय है वो ये है कि विश्व में भारत दिखाने के लिए जो हमारे पूर्वजों ने किया, अशोक आया, अशोक को लगा कि भाई जो इस समय का सिस्टम है, इस सिस्टम में मैं फिट नहीं बैठता, और मैं अगर यहां बैठा रहूंगा तलवार की दम पर, तो तलवार की दम पर मैं बैठ सकता हूं लेकिन शत्रुता खत्म नहीं हो सकती। उन्होंने वो रॉक पिलर्स बनाने शुरू किए, उसने एक धम्म शुरू किया और उसने कहा ये चलेगा भाई, समय लगेगा, ये चलेगा। 8 वर्ष तक वो बाहर पहाड़ियों पर रहा और धीरे धीरे करके उसने परिवर्तन करना शुरू किया, समितियां करनी शुरू की, जो जो कर सकता था वो कर रहा। मुसलमान आए तो उन्होंने इस्लाम को यहां स्थापित किया, करने की कोशिश करी। ईसाई आए तो जो लोग भी कहते हैं वो अंग्रेज यहां शासन करते थे, वो परिभाषा में नहीं मानता। वो अंग्रेज नहीं थे, वो ईसाई थे। वो ईसाई इराक कहना ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अंग्रेज कहने से लिंग्विस्टिक भाव आता, ईसाई कहने से पूरे सांप्रदायिक परिवर्तन की बात दिखाई देती। और अगर आप व्हाइट पेपर पढ़ेंगे, उस समय व्हाइट पेपर पब्लिश किया था, 2 व्हाइट पेपर आए थे, क्योंकि मुझे लगता है कि सरदार पटेल को यह आभास हो गया था कि पंडित नेहरू की अध्यक्षता में ये देश में जो अधिमिलन हो रहा है, जो देश हम यूनाइट कर रहे हैं, इस पर भविष्य में सवाल खड़े होंगे। तो हम जब 370 कर रहे थे, तब उस समय ये व्हाइट पेपर ने बड़ा हमारा सहयोग किया, क्योंकि वो पटेल उसको पब्लिश कर गए थे, कैसे कैसे क्या क्या हुआ। वो व्हाइट पेपर कहता है कि अंग्रेजी डेटा ये कह रहा है, ईसाई डेटा कह रहा है कि 49% लोग भारत में ईसाई हैं। व्हाइट पेपर कहता है 49% वो और 13% मुसलमान, तो हो गए 62%। अब बचते हैं 38%। जैसे गजेटियर्स की बात सर कर रहे थे, गजेटियर्स को आप अगर पढ़ेंगे ना, मैंने बहुत सारे गजेटियर्स पढ़े देश के, ये सब करते समय मजबूरी थी कि कैसे कैसे चला, तो उसमें फिर उसके बाद वो हिंदू नहीं कहते, वो कहते हैं इतने ठाकुर हैं, इतने ब्राह्मण हैं, इतने फलानी जात के हैं, इतने ढिमाकी जात के, एक एक तालुका को वो जाति से बताते हैं, और उसमें वो फिर कहते हैं कि 49% इसमें ईसाई है। अब वो ईसाई किसको कहते हैं? वो ईसाई कहते हैं जिनको वो किसी न किसी माध्यम से डिटैच करवा चुके हैं, अभी वो उनको फॉलो नहीं करते, लेकिन वो सरकार को फॉलो करते हैं। तो सरकार का मानना यह है कि वो ईसाई सरकार है और हमको फॉलो करने का मतलब वो ईसाई हो गया है। क्यों? क्योंकि सरकार जहां कहीं भी कलेक्ट्रेट बनाती है, वहां एक चर्च बनाती है। आज ये जो चर्च की समस्या है ना पूरे देश में, ये आप देखिए, मिलिट्री कैंप होगा, वहां एक बड़ा सा चर्च होगा। जहां डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑफिस होगा, पुराने 47 से पहले के जो कलेक्ट्रेट होंगे, वहां एक चर्च होगा। वहां पर मिशनरी का स्कूल होगा, वहां पर मिशनरी का एक अस्पताल होगा। किसी डिस्ट्रिक्ट में चले जाइए, जहां पर उन्होंने फैक्ट्री लगाई होगी, उस फैक्ट्री में एक चर्च होगा सरकारी।
मतलब सरकार ने चर्च बनवाया, सरकार ने उसको अपने अधीनता में कहा भाई यहां पर फैक्ट्री लग रही है तो सबसे पहले चर्च बनेगा, और चर्च बनने के बाद जो लोग भी आएंगे वो उनकी जो गुड फेथ है, उनकी जो लॉयल्टी है, वो इस बात पर निर्भर करेगी कर्मचारियों की वो चर्च कितना जा रहे हैं। तो जिनको इकोनॉमिक कारण ढूंढने थे वो चर्च जाना शुरू कर दिया। चर्च जिसने जाना शुरू कर दिया या उस तरफ, हमारी तो आदत है, हम तो वो डस्टबिन में भी अगर शेर बना हो तो एक बार ना पता हो तो अपना सर झुकाकर निकलते हैं कि भाई पता नहीं क्या है, पता लग जाए कि डस्टबिन तो बात अलग है। अन्यथा हम तो इतने सहिष्णु हैं कि वहां पर मैं एम्स में गया तो वहां एक नया कई साल हो गए, नया वो बना था शौचालय, और उसमें 2 बाहर शेर लगे थे, बड़ा अच्छा था। तो एक टेम्पो से कुछ लोग उतरे, महिलाएं बड़ी परेशान थी, और उन्होंने वो मत्था टेका और अंदर, तो हमें लगा कि ये तो वॉशरूम है, लेकिन उनको नहीं मालूम था क्योंकि शेर बने थे, वो अच्छा सा स्ट्रक्चर बना, तो उनका इसके अंदर मंदिर होगा, बाहर तो ये शेर बने हैं तो कुछ इंडिकेशन है। हम तो उस तरह के लोग हैं कि हम तो इतने सहिष्णु हैं। तो हमारे यहां अगर उसने कह दिया कि चर्च, मतलब एक इशारा हो गया कि चर्च जो जा रहा है वो हमारा गुड फेथ में, तो उसने कहा उसमें क्या होता है, हम तो इसमें भी कर लेते हैं भाई, हमारे पास इतने सारे देवी देवता में एक और से, ठीक है मान लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन उनकी परिभाषा यह थी कि जिसने हमसे संपर्क करना शुरू कर दिया और यह विधि अपना ली है वो ईसाई हो गया है, और अगर नहीं हो गया है तो यह हो जाएगा, क्योंकि इसको मेरी लॉयल्टी अगर हासिल करनी तो किस आधार पर, उसके काम के आधार पर नहीं, उसकी ईसाइयत के आधार पर वो कितना हमारी तरफ अट्रैक्ट होता है। इसलिए वो डेटा में लिखता है कि 49% लोग भारत में, जब हम जनगणना 41 की कर रहे हैं, तो वो क्रिप्टो क्रिश्चियन हो चुके हैं, यानी कि या तो क्रिश्चियन हो चुके हैं या फिर होने वाले हैं। इनको हम बना लेंगे। उनका एजेंडा यहां से धन ले जाने के अलावा हिंदुस्तान को अपने लिए तैयार करना था, जैसा अभी प्रोफेसर साहब ने उस समय कहा। और इसका इलस्ट्रेशन अगर आप देखेंगे तो कनाडा के अंदर जो नेटिव इंडियंस की वो मिली हैं कब्रें, एक 1000 कब्रें एक स्कूल के नीचे, तो उन्होंने कन्वर्जन किया, कन्वर्ट जो नहीं हुए उनको मार के वहीं गड़ा दिया, और बाकी को उन्होंने परिवर्तित कर लिया। ऐसे उन्होंने उधर कन्वर्जन किया। भारत की खास बात थी कि हमारी जो जाति व्यवस्था है, जैसा भाई साहब ने कहा, जाति व्यवस्था, अगर हम न्याय दर्शन पढ़ते हैं तो वहां एक जाति विग्रह शब्द इस्तेमाल होता है। उनकी जो पॉइंट है, जाति विग्रह का मतलब है एक प्रकार के वर्ग को, एक प्रकार के प्रोडक्ट को जाति कहा जाता है, फिर उसका संवाहक बना जो लोग वो काम करते हैं वो उस जाति के हैं। जैसे कोई सोने का काम करता है तो सोना एक जाति है, वो प्रोडक्ट है। अब ये सोने का काम करने वाले जो समुदाय हैं वो फिर हमने बाद में लेटर ऑन उनको उनकी जाति, वो भूल गए कि वो सोना है, लेकिन हम उनको सुनार तो कहने लगे, काम वो करे ना करे लेकिन हम उनको सुनार कहने लगे। ये हमारे यहां थोड़ा सा गड़बड़ हुआ। ये विषय जो विश्व के सामने 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं सदी तक रहे, और इकोनॉमी हमारी उस समय टॉप क्लास की अपने आप थी, किसी ने कुछ किया नहीं था, वो अपने आप थी, क्योंकि हम इंपोर्टर थे ही नहीं, हम एक्सपोर्टर हैं केवल। आप देखिए 9वीं सदी तक चले जाइए, हम सिर्फ एक्सपोर्टर हैं, इंपोर्टर है नहीं, कुछ लेते ही नहीं विश्व से। और कुछ लेते हैं, जब मुसलमान आए तो वो हथियार घोड़े उन्होंने लेने शुरू करे क्योंकि उनको यहां कत्लेआम करना था, बाकी हमने कुछ नहीं लेना था। और ये सारा जब हम अंदर घुसते हैं, जो विश्व के सामने शक्तिबोध की बात आती है, तो पूज्य रज्जू भैया ने एक बात कही। उन्होंने कहा भाई देखो, हम अपनी सोसाइटी अच्छी कर लेंगे जो हम काम कर रहे हैं, जैसे आज संघ पंच परिवर्तन पर काम कर रहा है कि हम अपनी सोसाइटी अच्छी कर लेंगे, हम सब ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल रेगुलेट हो जाएंगे, सब अच्छे हो जाएंगे, हम सबकी घर वापसी भी करवा लेंगे। मैं मान के चलूं सबकी घर वापसी करवा लूंगा, क्योंकि भारत में यह 5 बार एटलीस्ट हुआ है। कभी सब शैव हो गए, कभी सब वैष्णव हो गए, कभी सब बौद्ध हो गए, कभी सब ये हो गए, ये 5 बार हमने देखा है। शासक आया और उसने परिवर्तन करना शुरू किया तो उसने 50 साल में ठीक कर लिया। अभी भी वैसे ही चल रहा है, कुछ जो ये रिनाइसेंस चल रहा है ना 12 साल में, ये वैसे ही चल रहा है कि लोग खुलकर आकर अब बोलने लगे। हम जब शुरू में, मेरा एक चैनल हमने 2006-7 में जब यूट्यूब नया आया था, तो 2011 में बंद करवा दिया था। उसमें 1.5 लाख सब्सक्राइबर थे उस समय,
इसलिए बंद करवा दिया था कि हम बोलते थे वो उनके अनुसार नहीं होता था कि तुम सब गलत बोलते हो, तुम्हें इतिहास नहीं मालूम, ये सब गड़बड़ बातें करते हो। अब वो वही चैनल अब लोग कहते हैं नहीं आप ठीक बोल रहे हो, क्योंकि माहौल बदल चुका है, देश में परिवर्तन आ रहा है, इसलिए आज चीजें लोगों को हमारी स्वीकार्य होने लगी। उस समय स्वीकार्य नहीं होती थी सरकारों को या इनको उनको। तो ये जो परिवर्तन देश में आ रहा है आज, उसको अगर कनेक्ट पीछे से करते हैं तो मुझे एक चीज जो बहुत महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान में आती है वो ये है कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन पर काम कर रहा हूं और उस कॉन्स्टिट्यूशन में हम एंशिएंट कॉन्स्टिट्यूशन टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा एक कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक आर्टिकल, उस आर्टिकल में अलग अलग समय पर क्या व्यवस्था रही। तो हम फंडामेंटल राइट पर काम कर रहे थे और मैंने कई स्कॉलर लगाकर, कई प्रोफेसर लगाकर ढूंढने की कोशिश की कि आखिर फंडामेंटल राइट पीछे कैसे थे हमारे एंशिएंट इंडिया में। हमको मिले ही नहीं। है ना अजीब सी बात, फंडामेंटल राइट का पोर्शन हमको नहीं मिलता है, और अगर राइट का पोर्शन मिलता है तो फॉलो योर ड्यूटी। यू हैविंग अ राइट टू फॉलो योर ड्यूटी, ऐसे हमको मिलता है। हमको सीधे फंडामेंटल राइट कहीं नहीं मिलते। हम ये मानकर चले, जैसे मनु संहिता की भाई साहब ने प्रोफेसर साहब ने बात की, तो मनु संहिता में हमने पहली बार पीनल एक्शन लेने शुरू किए। मतलब हम एनालिटिकल पहली बार हुए जब मनु आए। उससे पहले हमें वो भी जरूरत नहीं। राजा भी अपने दायित्व का निर्वहन करेगा, यह उसका राइट है। राजा के पास भी राइट नहीं है, अपने दायित्वों का निर्वहन करेगा, वो राइट है, और उसको लेजिस्लेशन बनाने का भी राइट नहीं है। राजा को लेजिस्लेशन बनाने का राइट नहीं है। अब जिस देश में राजा को भी, यानी कि सरकार को भी कानून बनाने का राइट ना हो, कैसी सोसाइटी रही होगी। तो जब हम फंडामेंटल राइट ओरिएंटेड से पीछे गए तो मालूम पड़ा ड्यूटी ओरिएंटेड समाज है, और ड्यूटी ओरिएंटेड समाज में सिर्फ मेरा कर्तव्य है, और कर्तव्य को ब्रीच करना पश्चाताप का सिन है, पाप है, और पाप का प्रायश्चित एक सलूशन है, और वो मैं खुद करूंगा। मैं अपने ऊपर सजा खुद तामील करूंगा कि मेरी सजा क्या होनी चाहिए। राजा राज्य छोड़ दिया करते थे, लोग अपना काम छोड़कर वनवास कर लिया करते थे, जंगलों में चले जाते थे कि भाई ये हमारा प्रायश्चित है, या मैं ऐसे करूंगा, इसको रिवर्स कैसे करूंगा, ऐसे करूंगा, ऐसी व्यवस्था हमको मिलती है। पर आज चूंकि व्यवस्था पूर्ण रूप से बदल चुकी है, लेकिन फिर भी क्या हम बुद्धिजीवी वर्ग अपने बच्चों को, अपने भविष्य को भारत समझा सकते हैं? क्योंकि जो मेन चीज है वो स्किल डेवलपमेंट नहीं है। हम उधर जब अंदर घुसे तो हमने ये ढूंढने की कोशिश की कि भाई शिक्षा क्या है भारत की। तो वो कहता है कि पहले ये वेदांग पढ़कर आओ, ये बेसिक क्वालिफिकेशन है। वेद पढ़ने का तुम्हें अधिकार नहीं है, शास्त्र पढ़ने का अधिकार नहीं, क्योंकि वो पढ़ना पड़ेगा पहले, और वो पढ़ाकर वो वहां लेकर जाता है। तो सवाल यहां पर यह पैदा हो रहा है कि उस समय वो गुरुकुलों में पढ़ा क्या रहे थे। गुरुकुलों में उस समय की जो शिक्षा थी, उस शिक्षा से विमुख होना ही भारत के लिए सबसे बड़ा संकट है। और स्किल कौन सिखा रहा था? शास्त्र कहता है कि 16 वर्ष की आयु तक पिता अपने पुत्र को अपना पूरा व्यवसाय सिखाएगा, और पुत्र अगर कई बार पूछता है तो भी उस पर गुस्सा नहीं करेगा। उसका काम है कि उसको स्किल्ड करना। जो हम जाति विग्रह की बात कर रहे हैं कि एक जाति वो सुनार की है, लोहार की है, बढ़ई की है या मिट्टी की है, जो एक जाति है उस जाति का जो व्यापार है वो व्यापार उसका पिता और उसका परिवार उसको पारंगत करेगा। इसके लिए उसको गुरुकुल या विद्यालय जाने की जरूरत नहीं है। और पिता से अच्छा टीचर कौन हो सकता है? हमने पीछे एक सर्वे करने की कोशिश करी। हम वक्फ पर काम कर रहे थे और पिछले 4 साल से वक्फ ही हमारे पास विषय था, वक्फ पर काम कर रहे थे। तो देश में प्रवास करते समय हमने ये ढूंढने की कोशिश की कि ये पता करो कि ये यूनिवर्सिटियों से जो बड़ी बड़ी प्रोफेशनल डिग्रियां लेकर आते हैं, इनमें कितने % लोग अपनी डिग्री का इस्तेमाल करते हैं।
तो पता लगा केवल 15%, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर 15% लोग केवल उसका इस्तेमाल करते हैं। 85% लोग अपने पिता का व्यवसाय करते हैं आगे। क्यों करते हैं पिता का व्यवसाय? क्योंकि पिता से वो बचपन से सीखता आया, जो उसके लिए तो वो तैयार था, उसको कुछ करना ही नहीं था, उसको केवल आकर पिता के साथ खड़े होना था और थोड़ा थोड़ा वो सीखता आया था, बचपन से देखता। अब उसको थोड़ा सा उसमें स्पेशलाइजेशन करनी थी, होना था। मैं एक पिछले हफ्ते की बात है, एक आईटी इंजीनियर और उनके पिता का देहावसान 2 साल पहले दुर्भाग्य से हो गया। मैं उनके साथ प्रिंटिंग का काम करवाता था। मैंने उनको फोन किया उसी नंबर पर, तो बेटे ने उठाया। हमने उससे कुछ डील वील हो रही थी। हमने कहा यार वो तुम्हारे पिताजी चले गए तो तुम अब ऐसी बात कर रहे हो। तो उसको इस बात का अहंकार था कि भाई साहब मैं इंजीनियर हूं, तो हमें लगा कि इससे मिलना चाहिए। तो हम रोशनारा रोड मिलने गए। हमने उनसे पूछा भाई ये क्या है और तुम ये दुकान पे क्यों बैठ रहे हो? बोले भाई साहब मैं ये वहां अमेरिका में रहा, फलानी जगह रहा, ढिमाकी जगह रहा, दुनिया भर की उन्होंने अपना इतिहास बताया। फिर हमने कहा इसमें क्यों आ गए? तो उन्होंने कहा इसमें ज्यादा प्रॉफिट था। तो हमने कहा कि इसमें तो तुमने सीखा भी नहीं। बोले ये तो मैं बचपन से देख रहा हूं। तो हमने कहा उस डिग्री का क्या हुआ? बोले भाई साहब बताने के लिए, समाज में, सोसाइटी में बताने के लिए अच्छा है कि भाई मैं इंजीनियर था, मैं यूएस की फला कंपनी में काम करता था, यहां काम करता था, वहां काम करता था, लेकिन फाइनली वो अपने पिता का व्यवसाय कर रहा है। भारत की इकोनॉमिकल जो बैकग्राउंड है वो इस तरह का है। अब शिक्षा क्या बची? फिर गुरुकुल क्यों चलाने जब ये सब हो ही जाएगा? तो घर में ही सब सीख लेना है उसने कि कैसे बनेगा, कैसे चलेगा, क्या चलेगा। तो फिर अब उसने सीखना क्या है गुरुकुलों में? जिसकी हमारे यहां मुझे लगता है अभाव की वजह से हम थोड़े भटकने से लगे। हम सीख रहे थे वहां खगोल शास्त्र, हम सीख रहे थे वहां पंचांग, हम सीख रहे थे वहां आचार व्यवहार सदाचार, और हम सीख रहे थे मेरा आचरण कैसा होना चाहिए। और विश्व को समझने का, ये जो संसार में प्रकृति भगवान ने दी है, इसको समझने का और इसकी मेरे लिए उपयोगिता क्या है। अभी कर्नल साहब ने बताया कि हम वैज्ञानिक हैं, हमारे यहां छोटी छोटी चीजों में विज्ञान है। कारण भले ही भूल गए हो क्योंकि हमने वो पढ़ना बंद कर दिया। यही पढ़ाया गया कि सूर्य को अर्घ क्यों देना है, चंद्रमा को अर्घ क्यों देना है, उनकी रेजेस का भारत पर क्या, हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ना, हमारे परिवार का वातावरण कैसा होना चाहिए, हमारा संव्यवहार कैसा होना चाहिए, व्यक्ति के सामने नजरिया कैसा होना चाहिए, पेड़ पौधे इनकी उपयोगिता क्या है, और संसार की प्रत्येक वस्तु जो बनी है उसकी उपयोगिता क्या है। यह हमारी शिक्षा का हिस्सा है। अब आप मुझे बताइए, ऐसी शिक्षा जिसमें मैंने पढ़ा कि जो चीज भी मेरे लिए उपयोगी आज है, वो चीज का मेरे से एक नाता है, उसका मेरा एक रिलेशन है। ऐसी परिस्थिति में भारत से ठंडी हवाएं क्यों ना आए, ये बताइए। ऐसे भारत से, जिस भारत में लोगों को जो उपयोग करते हैं उसकी उपयोगिता बर्थ से मालूम है। आप सोचकर देखिए, जैसा कर्नल साहब ने भी कहा कि भाई वो लगाएंगे टेलीस्कोप और ये वो कि आज सूर्य यहां होगा, चंद्रमा वहां होगा। अब हमारे वाले 1000 साल का पंचांग आता है, आप उठाकर देख लो 1000 साल बाद कितने डिग्री कितने अंश पर होगा, यहां तक कि उसके मिनट्स कितने होंगे इन ग्रहों के। ये 6 ग्रह हैं, इनकी लाइन अब क्या होगी वो अभी बता देगा। ये हमने मेथड अडॉप्ट करके रखा, लेकिन इसको हमने उस समय शायद साइंस नहीं कहा, क्योंकि ये व्यवहार की टेक्नोलॉजी थी कि हमारा व्यवहार कैसा हो। ये हमें हमारी आवश्यकता की चीज थी कि प्रत्येक व्यक्ति को पता होना चाहिए। इसलिए उसने भारत में जिसने भी शिक्षा ली, जिसको शिक्षित किया गया, उसने प्रत्येक चीज, प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक धातु, प्रत्येक वो परमाणु, वो अणु जो मेरे संपर्क में आया, उसकी उपयोगिता का मुझे ज्ञान है। ऐसे समाज में क्या विद्वेष हो सकता है? जो ड्यूटी ओरिएंटेड समाज हो, वहां न्यायालय की जरूरत है क्या? इसलिए न्यायालय आपको नहीं मिलते इतिहास में। राजा एक न्यायालय मिलता है, इतने बड़े राज्य में राजा एक न्यायालय अकेला, वो भी 2 घंटे में सब निपटा देगा। अभी तो हम न्यायालय पर न्यायालय बनाए पड़े, लेकिन पेंडिंग खत्म नहीं हो रही। जहां ड्यूटी ओरिएंटेड समाज हो तो वहां देश का पैसा सर्विस सेक्टर पर नहीं लगना,
देश का पैसा क्रिएटिविटी पर लगना, जो देश क्रिएट करेगा, जो देश प्रोडक्शन करेगा, वो एक्सपोर्ट करेगा। एक्सेस जाएगा कहां? एक्सपोर्ट करेगा तो फॉरेन करेंसी लेकर आएगा, विश्व की करेंसी भारत में इकट्ठी करेगा। आज पिछले 10-12 साल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमने काम किया देश में, जो अब रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी वो जी राम जी पर बहस चल रही थी, तो हम लोगों ने वो दृष्टि से देखा होगा। उसकी जो दूसरी दृष्टि है वो ये है कि सरकार ने तय किया है कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बना लिया है, अब रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम उतरते हैं। और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पर उतरने से पहले वो विकसित भारत का हिस्सा है, इसलिए उसको क्या कहा? वीवी, विकसित भारत जी राम जी। तो जी राम जी तो लोगों ने पकड़ लिया, विकसित भारत के लिए वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमने कहा कि अब हम हर गांव में जो भारत था, जो एक ग्लोबल विलेज हमारे पास हुआ करता था, हम उस रास्ते पर पुनः उतरने लगे हैं। ऐसी परिस्थितियों में जब भारत इनोवेशन कर रहा हो, जब भारत अपनी जड़ों की तरफ लौट रहा हो, जब भारत विश्व को संदेश दे रहा हो, तो विश्व को कष्ट होना स्वाभाविक है। ये वो जो भी प्रोफेसर मक्खनलाल ने कहा कि आपको 1857 के बाद की रिपोर्टें पढ़नी चाहिए, कि उन्होंने कहा भारत को बिगाड़े कैसे। भारत को बिगाड़ने के लिए उनको कानून बनाने पड़े, भारत को बिगाड़ने के लिए शिक्षा पद्धति स्थापित करनी पड़ी, भारत को बिगाड़ने के लिए क्रिश्चियन कॉलेज बनाने पड़े, भारत को बिगाड़ने के लिए कॉन्वेंट कॉलेज बनाने पड़े। और यह बात हमको बहुत देर में समझ में आई है, ऐसा नहीं है। 1836-37 से 1905 में हमको समझ में आ गई थी पूर्ण रूप से। जबकि हम अगर आर्य समाज की बात करें तो 1885 में, 1875 में उनको समझ आ गई थी कि ये गलत हो रहा है। मतलब उनको 40 साल में ही समझ आ गया था कि ये देखो गलत रास्ते पर चल दिए, अब हम पुनः वापस आएंगे तो हम इसको स्थापित कर सकते हैं। 1905 के मूवमेंट का जो मुख्य आधार था वो शिक्षा ही तो थी। जो महर्षि अरविंद ने कहा कि ऐसे नहीं इनसे लड़ पाओगे, लड़ते रहिए, आप लड़के थक जाओगे, ये नहीं मानेंगे, लड़ाका है, इनके विद्यालय बंद करने पड़ेंगे। तब हमने भारतीय एजुकेशन पर ध्यान दिया, विद्या मंदिर बनाए, ये काशी विद्यापीठ बनाई, तमाम तरह के उस समय स्टैब्लिश किए गए कि भाई हम अपनी एजुकेशन पर आएंगे, हम भारत को पुनर्स्थापित करेंगे तो हम भारत को बचा पाएंगे। नहीं, इन्होंने तो बिगाड़ने का इंस्टीट्यूशन खोल रखा है। कभी भविष्य में हम लोग को अवसर मिलेगा तो जो आजकल ग्लोबल मार्केट फोर्सेस हमारे अगेंस्ट में क्या क्या खेल खेल रही हैं, लगता है अनुराग जी शायद विषय लेंगे वो, तो ग्लोबल मार्केट फोर्सेस हमारे इंस्टीट्यूशंस में घुसी हुई हैं और हम उसमें सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जो मुझे लगता है कि मिलना थोड़ा कठिन काम है। लेकिन भारत सरकार की नई एजुकेशन पॉलिसी जिसमें हम रिवर्स ला रहे हैं, दूसरी बात यह है कि हमने एक परिषद पूरी बनाई है जिसमें भारत के इंक्रिप्चर्स पर काम होना है। बीएचयू में हम एक कार्यक्रम में गए थे, ऐसे 4-5 साल 6 साल हो गए होंगे, वैदिक विज्ञान केंद्र बनाया था, अच्छा खासा फंड सरकार ने निकाला है। ऐसे कई विद्यालय यूनिवर्सिटीज में फंड निकाले गए कि भाई वैदिक विज्ञान केंद्र बनाया जाए, ये जो चल रहा है इसको चलने दीजिए, इसमें सुधार करेंगे, लेकिन उसको निकालकर पुनः लाएंगे। आज भी कल एक WHO का कार्यक्रम था और प्रधानमंत्री उसमें बोल रहे थे और वो उसके डायरेक्टर का ही नाम तुलसी भाई रख दिया, और उसको ट्रेडिशनल मेडिसिन यानी कि जो हमारा आयुर्वेद है उसको कैसे पुनर्स्थापित किया जाए। तो आज की तारीख में भारत में जो करने वाले काम है वो सारे काम करने की कोशिश हो रही है। अब मेरा रोल बचता है केवल मैं भारत का नागरिक निवासी होने के नाते क्या कर सकता हूं। देखिए, ये तो बात सही है कि उदर पालन तो हमें करना ही है, और उदर पालन के लिए जो एजुकेशन है, स्किल डेवलपमेंट की, वो स्किल भी लेनी, क्योंकि अब मेरे पिता को भी स्किल वो नहीं है जो होनी चाहिए, जो मुझे सिखा दे, तो वो स्किल जो आज की चल रही है वो चल रही है। लेकिन इसके साथ हमें लगता है कि जो हम लिख सकते हैं, मेरे से बहुत सारे राइटर्स लिखते हैं जो विज्ञान से हैं, जो तमाम सब्जेक्टों से हैं, वो उस विज्ञान के साथ, फिजिक्स की किताब के साथ, क्या वो पिछले भारत का या भारत के ऐतिहासिक फिजिक्स लिख सकते हैं? वैदिक गणित उसमें डाल सकते हैं क्या? वो सिलेबस में वही रहने दीजिए, सिलेबस में वही रहने दीजिए। वो चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़े। क्या उस चैप्टर से पहले एक चैप्टर जोड़ा जा सकता है कि भारत की वैदिक गणित इस विषय पर क्या कहती है, भारत की केमिस्ट्री इस पर क्या कहती है, भारत के शास्त्र इस पर क्या कहते हैं? जिसको पढ़ना होगा उसकी जिज्ञासा बनेगी। और मुझे लगता है कि अगर हम 100 लोगों को वो टेक्स्ट बुक पढ़ा देंगे तो उसमें 10-20 एक्टिव हो जाएंगे। अगर 10 भी एक्टिव हो गए
तो जो भारत हम संसार को दिखाना चाहते हैं वो भारत हम दिखा सकते हैं। तब भारत से ठंडी हवाएं विश्व में जाएंगी और विश्व को भारत की तरफ आना होगा। और हमारा शक्तिबोध संसार को जो दिखाना चाहिए या जो होना चाहिए वो सही मायने में कर पाएंगे। हमारी दिशा इस समय ठीक है, केवल नागरिक कर्तव्यों में हमने जो करना है वो अभी हम उस पर पीछे हैं। संघ को जो लोग नहीं जानते या जो कभी शाखा नहीं गए, पंच परिवर्तन 100 वर्ष में इस समय हम लेकर आए। समाज अपना ठीक करना, और फिर जैसा रज्जू भैया ने कहा था कि हम अपना सब कुछ ठीक कर लेंगे लेकिन वो दूसरा एक्सीडेंट कर दे। मैं तो साइड से चल रहा हूं, अपनी सही से चला रहा हूं, स्पीड भी मेरी ठीक है, गाड़ी भी मेरी ठीक है, रोड साइड भी चल रहे हैं, लेकिन दूसरा ठोक देगा तो दूसरा ठोकने वाला कौन है? इस्लाम। दूसरा ठोकने वाला कौन है? ईसाइयत। दूसरा ठोकने वाले कौन है? यहूदी। बहुत हल्के में मत लीजिए उनको। ये जो दूसरे ठोकने वाले हैं उनको भी सही करना हमारा काम है। अगर हम उनको सही नहीं करेंगे तो हम ही सही रहेंगे तो भी हमारे को नुकसान होने वाला। तो उनकी तरफ एचएसएस काम कर रहा है विश्व में, हर देश में हम काम करते हैं, हमारी जितनी शक्तियां हो सकती हैं उसके अनुसार काम करते हैं। लेकिन आज समाज के अंदर पंच परिवर्तन भारत में जो करने की आवश्यकता है वो हमने कहा कि भाई सबसे पहले अपने परिवार का प्रबोधन कर लें। क्या हम 4 भाई हैं, एक चारों साथ में बैठ के खा सकते हैं, या फिर चारों अलग अलग मोहल्ले में जाकर भाषण दे रहे हैं, लेकिन घर में आकर अलग अलग दरवाजे से अलग अलग कमरे में सो जाते हैं और सवेरे फिर भाषण देने जाते हैं? क्या वैसा है? तो जो करने वाले काम भारत में है वो क्या परिवार प्रबोधन है? क्या मेरा अहंकार खत्म हो सकता है मैं अपने भाई से आगे बात करूं? समाज में जो जाति कुरीति आ गई है, जाति विग्रह जो शब्द हमने इस्तेमाल किया वो कुरीति नहीं है, अब कुरीति है। तो क्या हम उस विषय पर सामाजिक समरसता पर काम कर सकते हैं क्या? अभी खिचड़ी का त्योहार आ रहा है, कुछ दिन ही रह गए हैं, वो सामाजिक समरसता का सबसे बड़ा त्योहार होता है, क्या हम उनमें कुछ पार्टिसिपेट कर सकते हैं? इन्वायरमेंट हमारा विश्व में, हम इन्वायरमेंट हमारा अपना है, हमारी अंदर हमारी जीवन पद्धति है, क्या इन्वायरमेंट पर कुछ काम कर सकते हैं? और जो ड्यूटी ओरिएंटेड समाज हमारा है, क्या हम अपने नागरिक कर्तव्य निभा सकते हैं? अपने बच्चों को ही तैयार कर सकते हैं, अपने कुटुंब अपने परिवार को तैयार कर सकते हैं। हम दुनिया को तैयार करने की बात ठीक है करते हैं, कर सकते हैं तो करें, लेकिन क्या हम अपने घर से शुरू कर सकते हैं? ये करने वाले काम है जिससे विश्व को आज भी ठंडी हवाएं लग सकती हैं और विश्व को यह कहना पड़ सकता है कि गजवाए हिंद भारत में कर लो, भारत पर कब्जा हो जाए तो ही अच्छा होगा। भारत पर कब्जा, किसी भी देश पर कब्जा करने का विचार तभी आता है जब उसकी समृद्धता, उसका जो वैभव है, उसकी जो रोशनी है वो उसको प्रभावित करती है। इस निवेदन के साथ कि संघ पर टिप्पणी करने से पहले संघ को धारण करना चाहिए, संघ से संपर्क करना चाहिए, अपनी जिज्ञासाओं का समाधान करना चाहिए और उसमें क्या सहयोग कर सकते हैं वो कहना चाहिए, उसके बाद ही टिप्पणी करनी चाहिए। इसके साथ मैं अपने शब्दों को यही पूर्ण करता हूं।